नमस्कार। मेरा नाम है तुषार और आप सबका स्वागत है अनाथ फूड्स के पहले पॉडकास्ट में, जिसमें हम बात करेंगे हमारे देश के असली किसानों से, उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि क्या परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती हैं आपकी थाली तक खाना पहुंचाने के लिए। हमारा अनाथ फूड्स में एक ये सपना है कि हम हर घर की थाली को विष मुक्त करें, और वो करने के लिए हमें पहले ग्राउंड पे सच्चाई को जानना होगा। और इसी के लिए आज हमारे साथ हैं हरिओम जी, जो पारंपरिक तौर से उनका परिवार खेती ही करता है। 3 एकड़ जमीन में वो अपनी खेती करते हैं और उसके साथ साथ एक नौकरी भी करते हैं। तो बिना ज्यादा टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हरिओम जी। नमस्कार जी। आज सबसे पहले तो आप बताइए, पहले अपना थोड़ा परिचय दे दिए। आप क्या करते हैं, कितने समय से खेती कर रहे हैं, बताइए। मैं हरिओम, जो कि हम हमारे दादा परदादा खेती, हमारा बेस ही खेती का है और खेती से हमारा गुजारा ऐसे चलता रहता है। बाकी खेती बहुत ही घाटे का सौदा है, इसलिए इसके साथ साथ जॉब भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर का खर्चा नहीं चलता। और इसके साथ साथ अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने अपने बचपन में अपने पिताजी या दादाजी को खेती करते देखा, तो क्या वो लोग भी ये रासायनिक खाद वाली ही खेती करते थे या तब कुछ अलग होता था? नहीं, बिल्कुल नहीं करते थे वो तो बिल्कुल ये पहले ये रखते थे, सभी गाय भैंसे रखते थे और उनका गोबर होता था, उनसे ही खेती करते थे। रासायनिक खाद का तो पता ही नहीं था उस टाइम। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके सामने ही ये रासायनिक खाद आई बिल्कुल है? हमारे हमारे सामने ही आई है। बचपन में हरिओम जी, जब आप देखते थे कि आपके दादा परदादा आपके पिताजी खेती करते थे, तो तब में और अब में क्या फर्क है? तब में और अब में फर्क, काफी फर्क आ गया। अब पहले तो देसी विधि के द्वारा जो हमारे नेचुरल जो होता था, हम गाय भैंसी रखते थे, हमारे दादा परदादा उनके गोबर से वही खेत में डालते थे, क्योंकि उस टाइम रासायनिक खाद तो होता नहीं था, ये तो काफी बाद में आया। तो ये इसलिए अब तो मोस्टली रासायनिक खाद के बगैर लोग करते नहीं खेती, अब मजबूरी बन गई है। मजबूरी हो गई अब ये। जब हम इस रसायन की मदद से खेती करते हैं, तो क्या क्या चीजें आपको, क्या क्या फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, क्या चीजें आपको अपने खेत में डालनी पड़ती हैं जिससे फसल हो पाती है? बुआई करते हैं, मतलब इसकी हम्म। कोई भी फसल है तो हम डीएपी नीचे डालते हैं, उसके बाद फिर हमें यूरिया उसके अंदर डालते हैं, और फिर जो ये खरपतवार है इसकी जो जो दवाई है वो डालते हैं उसके अंदर। कई तरह की डालनी पड़ती है। आजकल तो ऐसा मॉडर्न हो गए लोग हैं कि वो जो ये अपने हमारे किले के चारों तरफ बाउंड्री होती है, जो डोले होते हैं, हाँ जी। उन पे भी ये राउंड अप मारने लगे, तो उससे तो ज्यादा और ज्यादा विष हो गया इसमें जमीन के अंदर। तो जब आप, अब काफी साल से आप लोग भी ये खेती कर रहे हैं, एक चीज मैं ये और समझना चाहूंगा कि क्या आपने कुछ असर देखा है जमीन पर और पानी पर इतनी सारे रासायनिक खाद डालने का? बिल्कुल जी, बहुत ही ज्यादा हमने देखा है, क्योंकि पहले जो हम खेती करते थे तो उसमें रासायनिक खाद होता ही नहीं था, और बिल्कुल हमारी जमीन थी, ये जमीन की जो परत थी ये बिल्कुल सॉफ्ट होती थी। अब इतनी हार्ड हो गई है कि ये पानी भी पीना, हमारा ये जो हम पानी देते हैं ट्यूबवेल के वगैरह से, ये पानी भी नहीं पीती। ये केमिकल मर मर के ऐसी परत होगी, ज्यादा हार्ड होगी, जिससे कि हमारी जो ये ग्रोथ जो क्षमता है, ये भी धीरे धीरे अब कम होने लगी है। इतना ज्यादा केमिकल मार दिया, और ये नहीं, हमारी हेल्थ पे भी काफी प्रभाव पड़ा, क्योंकि इतना टेस्ट खाना भी नहीं बनता है केमिकल युक्त वाला, कुछ भी नहीं। इसलिए ये बार बार ये जो हर एक घर में जो बीमारी हो रही है, वो यही तो रीजन हो रहा है कि केमिकल का ही तो है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, किसी का लो हो गया, किसी का कैंसर हो रहा है। आज के अब तो बहुत ज्यादा कैंसर फैल रहा है इस हमारे एरिया में। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो अनाज के अंदर हम लोग ये विष मुक्त थाली का एक सपना लेकर चले हैं, तो ये सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, किसानों के लिए भी इस चीज को अपनाना जरूरी है। नहीं तो जैसे आपने बताया कि मिट्टी हमारी सॉफ्ट नहीं रही है, हार्ड हो चुकी है, तो जब वो मिट्टी पोषक तत्व सोखेगी ही नहीं तो वो फसल को क्या देगी और हमारे तक क्या पहुंचेगा? ये बहुत अच्छी कोशिश है और होनी भी चाहिए। विश्व युक्त खाना तो होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो जिंदगी अधूरी है। पहले हमारे दादा जो परदादा थे हमारे, स्ट्रांग होते थे काफी,
वो इसलिए होते थे कि उसमें विष युक्त खाना खाया करते हैं। और अभी भी हमने आना ही पड़ेगा। हम भी जो अपनी जो खुद के लिए वो करते हैं आधा किला बगैर इसके रासायनिक खाद के, अभी भी वो करते हैं। हम खुद का जो हम अपने बच्चों को रो देते हैं, क्या करें। और ये मरना हमारे लिए इसलिए जरूरी हो गया खाद। अगर ये नहीं मारेंगे तो ग्रोथ कम हो है, और हमारी वह जो फसल हम उगाते बगैर खाद की वो बेचने में हमारे को काफी परेशानी होती है। जैसे आपने मुझे हरिओम जी बताया कि पहले तो घर में पशुपालन का काम होता था तो उसी की खाद से खेती होती थी, तो ये जो रासायनिक खाद है इसे लाने के लिए, इसे खरीदने के लिए क्या उसमें भी आपको जतन करने पड़ते हैं? इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है जी। देखो इसमें क्या दिक्कत आती है, गवर्नमेंट तो सब्सिडी देती है अपनी तरफ से, बीच वाले ये दुकानदार हैं वो ले लेते हैं, क्योंकि सीधा डायरेक्ट उसको तो नहीं आता ना खाद, किसान को तो नहीं मिल पाता। इसलिए बीच में इसको तो बहुत काफी मेहनत करनी पड़ती है। गवर्नमेंट तो सब्सिडी देती है, पर ऐसा कुछ ऐसा होना चाहिए सीधे जो डायरेक्ट किसान को खाद मिल जाए, ना कि ये जितने हमारे ये बैठे मार्केट में हाँ जी, बीज खाद वाले, इनसे जो जितने मिडलमैन बैठे हैं, ये बिल्कुल आप कह रहे हैं कि अगर किसान को खाद पहुंचानी है तो डायरेक्ट किसान तक पहुंचाई जाए, उसका एक मैकेनिज्म अच्छा सेट किया जाए सरकार के द्वारा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हरिओम जी, अब तक हमने ये समझा कि किस तरीके से रासायनिक खाद हमारे लिए बुरी है, पर मैं ये जानना चाहूंगा, जबकि ये रासायनिक खाद हम अपने घर पे तो बना नहीं सकते, तो बिल्कुल जी। इस सारे खर्चे में, इस सारे प्रोसेस में आपका कितना खर्च लग जाता है? तो इसमें भी काफी खर्चा होता है। जैसे एक एकड़ में 50 किलो तो गेहूं हो गए हमारे, जो जो भी डालते हैं हम बीज किसी भी चीज का, और एक डीएपी का कट्टा हो गया। हाँ जी जी। और उसके ऊपर 4 या 5 कट्टे यूरिया के भी डाल देते हैं। ओके। और ये फिर जुताई भी होती है ट्रैक्टर वगैरह से, उसमें भी काफी पैसे लग जाते हैं। ठीक। तो हमारा ये मोस्टली जो खर्चा होता है ये 30 हजार के करीब आ जाता है। ठीक है, ठीक है। सारा टोटल मिला के 30 हजार के करीब हमारा 1 एकड़ पे खर्च हो जाता है। ठीक है। और जैसे ये तो बात हमने कर ली गेहूं की, तो जब हम, आपने जैसे मुझे पहले ही बताया था कि आप गेहूं और धान इन दोनों की खेती करते हैं, तो 30,000 अगर आप गेहूं के लिए बता रहे हैं तो ये 30,000 पर एकड़ धान के लिए भी खर्चा होता है या उसके लिए फर्क होता है कुछ? उसमें थोड़ा और ज्यादा हो जाता है। ठीक है। उसमें धान में और भी ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि पानी का भी ज्यादा हो जाता है, मोटर का, पंप का, जैसे ट्यूबवेल वगैरह हैं उनकी मोटर वगैरह बर्न हो जाए तो उसमें वो ज्यादा हो जाता है उसमें। अब मैं आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात जानना चाहूंगा कि अगर सिर्फ आप ये गेहूं धान की ही खेती करें तो क्या जितना आपकी लागत लगती है और जितना आप उसमें से कमा पाते हैं, क्या वो पर्याप्त है अपना घर चलाने के लिए या नहीं? बिल्कुल नहीं जी, ये तो मजबूरी में ही खेती करनी पड़ती है। खेती कोई ऐसा आय का साधन नहीं है, ये तो क्या करे मजबूरी होती है। इसके साथ छोटा मोटा आपने जॉब करनी पड़ेगी कहीं न कहीं। अगर आप जॉब नहीं करोगे तो आपका घर नहीं चल सकता, क्योंकि आज के टाइम में खर्चे ज्यादा हो गए। ये इसके स्वास्थ्य के ऊपर भी जाना पड़े है भाई, हर एक परिवार में तो कोई न कोई बीमार रहता ही है, क्योंकि ये खाना जहर युक्त होगा। तो इसलिए जॉब तो छोटी आपने करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये जो खाना शहरों में सस्ते दामों में पहुंच जाता है, उसके लिए आप लोगों को एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत ही ज्यादा है। अगर जो समझदार जो आदमी होगा वो तो सस्ता खाना खाएगा नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल जहर थाली परोस के दे रहे हैं, उसका फायदा क्या है। अरे थोड़ा खा लो, अच्छा खा लो, वो हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं करते थे, तो उस पे आना ही पड़ेगा लास्ट में। ना तो सभी है ना हॉस्पिटल में सभी को एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो जैसे आज हम बाजार में देखते हैं नाना प्रकार की सब्जियां हैं, नाना प्रकार की चीजें हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब अधिकतर किसान खेती गेहूं धान की कर रहे हैं तो वो सब्जियों की खेती क्यों नहीं करते और चीजों की खेती क्यों नहीं करते? किसाना की जो है मजबूरी है, क्योंकि गेहूं है, गेहूं पे एमएसपी गवर्नमेंट दे देती है, गवर्नमेंट खरीद लेती है। धान वगैरह है ये भी गवर्नमेंट कुछ खरीदती है, कुछ ये हमारे ये चावल वगैरह मिल वाले ले लेते हैं। तो किसान को ये है भाई मेरी इसका उपज का कुछ तो भाग मिल जाएगा भाई, कुछ तो मेरे को बराबर तो रह जाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर हम सब्जी उगाते हैं तो इन मतलब बिल्कुल ही
रिस्क है, क्योंकि हम जब उस पर ले जाते हैं कहीं मंडी में और कहीं ले जाते हैं, तो वहाँ तो आड़ती लगाते हैं इनके रेट भी, वो अपने हिसाब से लगाएंगे। आड़ती को किसान की थोड़ी ना सोचेगा, उन्हें क्या मतलब किसान से लेना, इसीलिए ये बहुत कम ये सब्जी वगैरह कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई अगर आज आईटी में जॉब कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उसे अपनी जॉब का पैसा ठोक के मिलता है। बट किसान जब मंडी में अपना सामान सब्जियां लेके जाता है तो उसकी नीलामी होती है और वो कोई और करता है। दुखद स्थिति है। ये तो मजबूरी है किसान की, इसीलिए तो खेती में कोई आगे राजी है ही नहीं। सभी जितने भी जो संपन्न परिवार थे वो गांव से इसलिए छोड़ छोड़ के जाने लग रहे हैं, क्योंकि उनके पास जमीनें भी थी, उसमें कुछ होता ही नहीं था, और हो भी गा तो वहां बेचने में दिक्कत आती थी। तो करेंगे क्या वहाँ, मजबूरी हो तो फिर जाना ही पड़ेगा उनको, तो कहीं दूसरी जगह। ये दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है। तो जैसे हमारी भारत की जनता है, ये सस्ते के पीछे बहुत भागती है। तो जो शहर में लोग रहते हैं, हम भी जब निकलते हैं तो सस्ता, हम देखते हैं कि हर आदमी सस्ती चीज चाहता है। तो इस जनता को जो गांव से कनेक्टेड नहीं है, खेती से कनेक्टेड नहीं है, आप क्या एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? तो बिल्कुल दिखना चाहिए। और मोस्टली शहर वाले तो क्या है, चमक दमक देखते हैं, भाई कैसा रेस्टोरेंट है, कैसा वो देखते, ये तो नहीं देखती थाली में है क्या। अरे कितना विश्वयुक्त भोजन खा रहे हो आप। इससे तो जिस दिन ये समझ में आ गई तो उसी उनका कॉन्टेक्ट किसानों से हो जाएगा, खेत पे ही आगे ले जाने शुरू कर देंगे। और जिस दिन वो खेत से पे टच हो गए, किसान से टच हो गए, जो संपन्न परिवार है शहर में, जो जितने भी हैं हेल्थ के प्रति सचेत हैं, तो समझ लिया आधा काम तो होएगा, किसान का भी हो गया, उनका भी हो गया। तो ये तो बहुत जरूरी है, उन्होंने सोचना भी पड़ेगा एक दिन, ये जरूरी होगा। तो मतलब आम आदमी को जो अपने घर में वो खाना खा रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट किसान से जुड़ना चाहिए, तभी वो इस चीज पे श्योर हो सकते हैं कि जो उनका खाना है वो कहाँ से आ रहा है और कैसा आ रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर वो टच नहीं रहेंगे तो उनको पता नहीं होता ये खाना कहाँ से आ रहा है। अब जैसे किसान है, अपने खेत में फसल पैदा कर ली, मंडी में बेचा, और मंडी में क्या है, मंडी में भी तो उसको रखने के लिए पता कितना केमिकल मिलाते हैं, बीच में वो तो मिल गया, तभी तो अगले के पास जाएगा चमक दमक के लिए। जैसे जितनी भी चमक होगी उतनी ही हमारी सब्जी जहर युक्त होगी। ये देख लेते हैं हरी हरी सब्जी, ये लाल बिरंगी हर तरह की सब्जी जो देखते हैं शहरी लोग, उनको तो एक सफाई से मतलब है भाई, चमक दमक से मतलब है। ये तो दिखते रहे, जितने ज्यादा इसमें पेप्सिसाइड मारेंगे हमें उतनी चमक आएगी। तो इसलिए ज्यादा चमक की सब्जी तो खानी भी नहीं चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चमक धमक को दूर कर कर देसी चीज पे आना ही पड़ेगा। अगर आपको ये देश को तरक्की करनी है, भाई बच्चे हमारे जवान हो, यंग हो, देश को आगे बढ़ना है, तो आना ही पड़ेगा। लास्ट में मूवमेंट और है नहीं इसका कोई चारा। जैसे अब आप अनाथ फार्म्स पे आए, आपने देखा कि हम लोग इंडियन काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग की पद्धति से ही सारी अपनी खेती करते हैं, और जैसे आपने बताया कि रासायनिक खेती में आपका खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। तो क्या संभावनाएं आपको लगती हैं कि अगर आपको एक मौका दिया जाए या आपकी सरकार कुछ मदद करे, तो क्या आप इस पे शिफ्ट करना चाहेंगे? क्या चैलेंजेस हैं? बिल्कुल जी, ये बहुत ही अच्छी बात है और ये तो होना चाहिए बिल्कुल। ठीक, जो हमारे नेचुरल आप खेती कर रहे हो बहुत ही अच्छी बात है। इसके ऊपर सरकार ने किसानों को ट्रेनिंग देनी चाहिए समय समय पर, और उनकी मदद करनी चाहिए भाई, जो भी उनको तकलीफ है, तभी तो किसान ये खेती कर के पास में जाएगा। दूसरा अपनी मेहनत से उगा भी लेगा, इसमें इतनी काफी मेहनत हो इसके अंदर, तो उसको फिर यह जो फसल हम उगाते हैं उसको बेचने का भी साधन होना चाहिए। करेक्ट। कोई अलग से जगह होनी चाहिए ना, अगर भाई वहां जाके एक कोई पहचान बना दे भाई, जैसे कोई छोटी मोटी मंडी बना दे, छोटी मंडी, अगर भाई वहां पे बिल्कुल ये प्राकृतिक जो खेती से होती है भाई वो सामान वहीं मिलेगा। ऐसी सरकार ने आगे आना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके लोगों का रुझान शुरू होगा। क्योंकि लोग तो अब तो रासायनिक खेती के ऊपर ही तो चल रहे हैं, उनका माइंड ही ऐसा सेट हो रहा है कि वो हमने करनी ही नहीं है प्राकृतिक खेती। ये सही बात है। जो तो आप सब देख सकते हैं इस चीज को कि किस तरीके से ये किसान, एक थोड़ा सा पर्याप्त किसान भी, इसके पास 2-3-4 एकड़ जमीन है, वो अपने खाने के लिए जो बुआई करता है वो पुरानी पद्धति से ही करता है, वो नेचुरल तरीके से ही करता है।
पर उसे अपनी फसल का दाम नहीं मिलता, कोई मैकेनिज्म सेट नहीं है, तो उसको मजबूरी में ये रासायनिक खेती करनी ही करनी पड़ती है। तो जो भी ये सारे देख रहे हैं, कृपया करके किसानों के साथ जुड़ें और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को और जो भी इसको देखेंगे उनकी आंख खोली, उन्हें समझाया कि एक किसान की ग्राउंड पर क्या समस्याएं हैं। इस चीज के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद कहना चाहता धन्यवाद जी, हूँ। बहुत आपसे हम बहुत दोबारा आपका भी जरूर बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल जी, क्यों और हम नहीं। चाहेंगे कि धीरे धीरे आप भी नेचुरल फार्मिंग की तरफ, इंडियन काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करें। बिल्कुल जी, धन्यवाद। बिल्कुल कोशिश बिल्कुल करेंगे। ठीक है। आज हमने एक किसान से बात कर कर ये समझा कि जो हमारी मिट्टी है वो जहरीली हो चुकी है, हमारा पानी है वो जहरीला हो चुका है। कैंसर के केस जितने आपको शहर में नहीं मिलते, उससे ज्यादा गांव में देखने को मिलेंगे। इस किसान ने आपको ये बताया कि अगर आप अपने घर में हेल्थ को, स्वास्थ्य को लेके आना चाहते हैं तो आपको एक किसान के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और वो पूरा होगा इंडियन काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग की पद्धति से। थोड़ी अपने आप, अपने परिवार वाले, अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि अगर मिट्टी इतनी जहरीली हो जाएगी तो कल आप उनको खाना कहां से खिलाएंगे। ये था हमारा पहला पॉडकास्ट एक असली किसान के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स को फॉलो कीजिए, देखिए कि हम आपके लिए सच्चाई कहां कहां से ढूंढ कर ला रहे हैं। और अगर आपकी आंख खुले तो अपने दोस्त की, अपने परिवार की, अपने चाहने वालों की भी आंख खोले। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में एक नए किसान के साथ, उसकी परेशानियों को जानने के लिए। धन्यवाद।